बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि साल 2025 ख़त्म हो चुका है, लेकिन 2025 जंगों के साए तले ख़त्म हुआ है और अभी ये जंगें ख़त्म नहीं हुई और 2026 के अंदर एक नया तूफ़ान बर्पा होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ईरान, इसराइल और अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये जंग पहली जंग से किस तरह मुख्तलिफ होगी। 1000 फाइटर जेट ईरान जो है वो हासिल करने जा रहा है। वो क्या खुफिया प्लान है, और ये आज का प्लान नहीं है, ये 45 साल पुराना प्लान है। और इसके साथ ही इसराइल ईरान के 6 टुकड़े करने की प्लानिंग कर चुका है और उसकी बुनियाद भी रख दी गई है। इस समेत बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस व्लॉग में मिलने जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और उसकी वजह उनकी करेंसी के डिवैल्यू होना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक अमेरिकी डॉलर 1.82 मिलियन रियाल का है, यानी कि 14 लाख रियाल जो हैं वो $1 बनता है और 17 लाख रियाल ईरानी जो हैं वो €1 बनता है। 42% महंगाई बढ़ चुकी है और इस वक्त जो एहतजाज एक इलाके से शुरू हुआ था, ताजिर उसके अंदर शामिल थे, ट्रेडर्स, दुकानदार सब उसमें शामिल थे। अब उसके अंदर ईरान की जनरेशन जेड भी दाखिल हो चुकी है और कई यूनिवर्सिटियां, जिसके अंदर अस्फहान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और जंजान के तालीमी इदारे भी शामिल हैं, वहाँ पे ये सारे का सारा मामला चल रहा है। और जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने इन सब से बातचीत करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसी दौरान हम ये देखते हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वो ईरान को धमकी देते हैं कि अब इस दफा अगर इन्होंने मिसाइल बनाने या जौहरी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की कोशिश की तो 59 मुमालिक ईरान पर हमला करेंगे। जिसका जवाब मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि किसी भी नई जारियत का जवाब इंतहाई शदीद होगा। ये ईरान प्लान क्या कर रहा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं और उन्होंने कहा कि जवाब इतना गैर मुतवक्का होगा कि दुश्मन हैरान रह जाएगा। एक बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि ईरान कहने को तो इस वक्त पाबंदियों का शिकार एक लुढ़कता हुआ मुल्क है, लेकिन अगर हम 2500 साल की तारीख पर नज़र डालें तो 2500 साल में 6 दफ़ा ईरानी कौम आलमी या इलाकाई ताकत के तौर पे सामने आई है। सबसे पहले 330 से 550 BC में साइरस आज़म आज तक लोगों को याद है। दूसरे नंबर पे पारथी सल्तनत जो है वो भी रूम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी और सासानी सल्तनत वो भी रूम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। और उस वक़्त दुनिया के अंदर ये 2 सुपर पावर्स थीं, चाहे पारथी हो या सासानी हो। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब इस्लामिक रियासत या सल्तनत बनी तो उस वक्त भी बेशक इक़्तिदार तुर्कों और अरबों के पास था, लेकिन इस रियासत की, इस्लामी रियासत की रीढ़ की हड्डी जो है वो ईरानी समझे जाते थे। चाहे इंतज़ामिया हो, फ़लसफ़ा हो, साइंस हो, अदब हो, इसमें इनका एक लीडिंग किरदार था। उसके बाद हमने ये देखा कि सफ़वी सल्तनत आई और फिर नादिर शाह ने भी दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने मुग़ल सल्तनत को एक तरह से बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। और फिर 1979 के बाद की ईरानी कौम को हम ये देख रहे हैं कि वो चाहे प्रॉक्सी वार्स हों, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे अमेरिका या इसराइल से टक्कर लेने की बात हो, वो किसी भी लिहाज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त अब आपको पता है कि हाल ही के अंदर जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने एक प्लान दिया है कि $110 बिलियन वो इंडस्ट्री के अंदर, यानी आम इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर भी हम आर्म्स के हवाले से ट्रस्ट नहीं करेंगे। हालांकि $3 बिलियन से ज़्यादा मिलिट्री एड 2025 के अंदर अमेरिका ने दी है, लेकिन जो यूरोप की पाबंदियां हमारे सामने आई और इस वक्त जो इसराइल का
अनफिनिश्ड मिशन है। 20 साल से वो प्लान कर रहा था ईरान के एटमी हथियारों को तबाह करने के हवाले से, लेकिन ईरान के पास इस वक्त 400 किलो यूरेनियम, जो इनरिच यूरेनियम है, वो मौजूद है, जो कि 10 एटम बम बना सकती है, जिसकी वजह से अब हाल ही के अंदर ये बात शुरू हो गई है कि जितनी तेज़ी के साथ ईरान मिसाइल और अपने दिफाई मामलात के अंदर तरक्की कर रहा है, लगता यह है कि अमेरिका और इस्राइल को दोबारा ये जंग शुरू करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही ईरान को बाल्कनाइज करने की प्लानिंग की जा चुकी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह 1000 हथियारों का प्लान हमारे सामने आ चुका है ईरान के, मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर लसानी, नस्ली, मजहबी और इलाकाई बुनियादों पे इसको 6 हिस्सों में तकसीम करने की प्लानिंग की जा रही है। और जब भी किसी मुल्क के अंदर इस तरह इंसानी बुनियादों पे, महंगाई के नाम पे और किसी चीज़ों के ऊपर एहतजाज शुरू होते हैं, तो उन्हें जो आलमी ताकतें या खित्ते की ताकतें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब वहाँ पे आपको पता है कि कुर्द कौम बहुत ज़्यादा है, इसके साथ ही वहाँ पे बलोच कौम बहुत ज़्यादा है ईरान के अंदर, अरब कौम जो है, खोजिस्तान का जो इलाका है उनका वहाँ पे बेतहाशा मौजूद है, आज़री तुर्क जो है वो वहाँ पे शमाल के अंदर मौजूद हैं, और लुर कौम जो है ये भी वहाँ पे मौजूद है। और इन सब को जो है एक तरह से तकसीम करके आज़ादी का मुतालबा करवाने की प्लानिंग की जा रही है। और इसके साथ ही जो शाह के बेटे थे वो भी एक्टिव हो चुके हैं और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन चल रही है। लेकिन शिया मुसलमान की मेजॉरिटी होने की वजह से यहाँ पे अभी इस वक्त ईरान को तकसीम करना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि शाह ईरान ने 1979 में ये प्लान किया था कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी एयर फोर्स बनाएंगे और उसके लिए 1000 फाइटर जेट वो हासिल करेंगे। अब हमने ये देखा कि तकरीबन 1972 से लेके 1977 तक $16 बिलियन के हथियार ईरान ने अमेरिका से खरीदे। 450 तैयारे लिए गए, जिनमें F4S, F5S और उस वक्त का बेहतरीन त्यारा F14 टॉम कैट समेत ये सब कुछ ईरान के पास मौजूद थे। लेकिन फिर एक ऑर्डर दिया गया, और ये 70 की दिहाई में ये ऑर्डर दिया गया, जिसके अंदर 300 F16 त्यारे, 320 F18 लाइट त्यारे और 80 जो हैं वो F14 टॉम कैट और 7 जो है वो E3 अवैक्स त्यारे जो हैं उनका ऑर्डर दिया गया था। लेकिन जब इनकलाब ईरान हुआ तो ये तमाम के तमाम ऑर्डर्स रोक दिए गए। वो 80 त्यारे जो कि ईरान के लिए F16 तैयार थे वो इसराइल को दे दिए गए, और ये डील तकरीबन $12 बिलियन की डील थी और इसको दरमियान में ही रोक दिया गया। अब उसके बाद फिर 1985 में ईरान ने अपना एक 4th जनरेशन फाइटर जेट जो है प्रोग्राम शुरू किया। जनरल मंसूर सतारी जो कि इस प्रोग्राम के रूह रवां थे, उन्होंने ये प्लान किया कि इसको 3 फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज के अंदर उनका ये था कि वो किसी भी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे F5 की, और कोसार के नाम से एक फाइटर जेट बनाएंगे जो कि 2010 में सामने आया। हमारे जो दूसरा प्लान था वो ये था कि F14 की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी, और इसके साथ ही जो टॉप लेवल का परफॉर्मिंग फाइटर जेट है वो ईरान खुद बनाएगा, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम जारी है। और साथ में उन्होंने अब हमने फिर ये देखा कि जब ये सब कुछ प्लान हो गया तो जनरल मंसूर सतारी जो है वो एक जहाज़ के क्रैश में मारे गए। अब वो क्रैश किस तरह हुआ? वो जो त्यारा था उस त्यारे के 4 इंजन थे, अगर 3 इंजन भी बंद हो जाएं तो एक इंजन के ऊपर वो त्यारा फ्लाई कर सकता था, और बेहतरीन पायलट उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। इसी तरह जो मिसाइल प्रोग्राम के रूह रवां थे ईरान के, उनको भी इसी तरह मार दिया गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईरान के पास फिर उसके बाद जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो Su-25, Su-22, MiG-29 ये सब इराक से ईरान में आ गए। लेकिन रशिया ने उनके पार्ट्स ईरान को नहीं दिए, क्योंकि वो किसी भी सूरत इसराइल और अमेरिका से अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता था।
اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی ڈیفنس انڈسٹری میں بھی ایران نے بہت زیادہ انویسٹ کیا، لیکن جب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی اور اس کے ارد گرد کے جو سال تھے اس میں یوکرین نے یہ سب کچھ انجن سمیت کوئی بھی چیز دینے سے ایران کو انکار کر دیا، اور پھر ایران نے روس کے ساتھ اپنا تعاون بڑھایا اور پھر ان کو نہ صرف شاہد 136 ڈرونز دیے گئے بلکہ اور بھی بڑی بڑی ڈیلیں کی گئی، اور وہ جو بڑی ڈیلیں اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہیں اس میں 60 Su-35 یعنی 4.5 جنریشن کا طیارہ، یہ رافیل اور J-10C کے مقابلے کا طیارہ ہے، 60 طیارے یہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ Su-30 کے تقریباً 40 سے 48 طیارے ہوں گے، اور صرف طیارے نہیں، ان کے ساتھ جو میزائل پلان کیے جا رہے ہیں وہ ہے R-77M BVR رینج میزائل ہے یہ، اور یہ PL-15 کی طرح کا میزائل ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل AM-120C اور D استعمال کر رہا ہے جس کی رینج 120 سے 180 کلومیٹر ہے، جبکہ R-77M کی جو رینج ہے وہ 205 کلومیٹر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایکوریسی اس کی 94% اس کی ایکوریسی ہے، ون شاٹ ون کل جو ہے یہ اس کا سلوگن ہے۔ اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ R-37M BVR میزائل جو کہ اب انڈیا رشیا سے لینے جا رہا ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، وہ بھی ایران جو ہے رشیا کے ساتھ پلان کر رہا ہے۔ یہی نہیں، Su-75 5th جنریشن فائٹر جیٹ پلان کے اندر بھی ایران شامل ہو چکا ہے، اور $10 بلین کی ڈیل کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو کہ F-35 سے آدھی قیمت پہ ہے اور 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، اور یہ ڈیل جو ہے کافی سوٹیبل ہے کیونکہ جب وہ کافی تعداد میں یہ طیارے F-35 کے سامنے لائے گا تو کوئی نہ کوئی رزلٹ جو R-37M میزائل کے ساتھ مل کے اور اویکس طیارے جو کہ 600 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں ان کی مدد سے ایک کل ویب تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور Su-57 جو پروگرام ہے اس کو بھی ایران جوائن کرنے جا رہا ہے۔ 300 طیارے فوری طور پہ ایران نے پلان کر لیے ہیں کہ ابھی اس نے اپنے جو فضائی بیڑا ہے اس میں شامل کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈیلیوریوں کا معاملہ آتا ہے تو رشیا اس معاملے پہ بہت سلو ہے، تو پھر رابطہ کیا گیا ڈریگن سے۔ چائنیز ڈریگن کو اس مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کوئک ڈیلیوریاں لی جا رہی ہیں 48 J-10C کی، اور 120 J-10C ایران میں اسمبل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ KJ-500 PL-15 میزائل، HQ-9 ڈیفنس سسٹم سمیت J-35 بھی چین کے ساتھ جو ہے ڈیل کی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ ایک 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ پروگرام خود ایران جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے۔ اب آپ یہ ساری کی ساری جو تفصیل میں نے آپ کو دی ہے اس کا مقصد صرف آپ کو بتانا یہ ہے کہ ایک بڑی جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے، اور اس دفعہ ایران نے جو پلان کیا ہے وہ پلان یہ کیا ہے کہ وہ بیک وقت ہزاروں میزائل فائر کرے گا، یعنی کہ اگر 12 دنوں کے اندر اس نے 500 یا 700 میزائل فائر کیے پچھلی جنگ کے اندر، تو اب وہ ایک ایک دن کے اندر اتنے میزائل فائر کرے گا، اور 24 گھنٹے ان کی فیکٹریاں اس وقت میزائل بنانے میں مصروف ہیں۔ ایران کے پاس اس وقت 2000 سے 3000 بلسٹک میزائل موجود ہیں، اور کچھ میزائل ہائپر سونک سمجھے جاتے ہیں جنہیں روکنا بہت مشکل ہے۔ اب ہم نے گزشتہ جنگ کے اندر یہ دیکھا کہ کس طرح شاہد 136 جو ڈرون ہے $40,000 کا یہ ڈرون کو روکنے کے لیے کئی ملین کے میزائل امریکہ اور اسرائیل کو فائر کرنے پڑے۔ اب ایک دفاعی نظام بنایا ہوا ہے اسرائیل نے جس میں آئرن ڈوم ہے، اس کے بعد ڈیوڈ سلنگ ہے، پھر ایرو 3 ہے، پھر پیٹریوٹ میزائل ہے، پھر تھارڈ کا میزائل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک میزائل ان جو ڈیفنس سسٹم ہے ان کا $4 سے $12 ملین کا
ایک میزائل آتا ہے، اور جب $40,000 کے شاید 136 کو اس نے تباہ کرنا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ امریکہ نے ایرانی ڈرون کی ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا ایک ڈرون اسی طرح کا لو کاسٹ بنایا ہے جس کو وہ جنگ میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت پورے خطے کے اوپر نہیں، پوری دنیا کے اوپر جنگ کے بادل اس وقت چل رہے ہیں، اور 2026 میں اگر تائیوان کا معاملہ چین شروع کر دیتا ہے تو پھر تیسری جنگ عظیم کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔